नमस्कार। डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि डॉक्टर हैं, मतलब इलाज कर सकते हैं आपका, लेकिन इनकी इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस, इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो प्रेडिक्शंस होती हैं, वो कई बार ऐसी सटीक होती हैं जिस पर हमें दोबारा प्रोग्राम करना पड़ता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं इस समय। इन्होंने ही बोला था कि पूरी दुनिया और इंडिया भी डॉलर से अपने आप को अलग करता दिखेगा, डॉलर पे अपना रिलायंस कम करता दिखेगा। और एक खबर ये आई कि 200 टन गोल्ड इंडिया यूएई से खरीदेगा, जल्दी खरीदने वाला है। गोल्ड के प्राइसेस हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल फोरम पे बढ़े इसके बाद, क्योंकि 200 टन गोल्ड इकट्ठा बाहर कोई खरीदेगा तो माल की कमी होगी शायद। और ये खबर दिवाली के आसपास हमारी सबकी लाइफ्स को टच करती है, क्योंकि गोल्ड इस टाइम पे खरीदा भी जाता है। धनतेरस आने वाली है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी जय। एक के बाद एक प्रोडिक्शन, आपकी एक के बाद एक प्रोडिक्शन सही होते जा रही हैं। गोल्ड महंगा हो सकता है, हमारी सबकी जिंदगी को टच करता है ये इंडिया सडनली गोल्ड से इतना प्यार क्यों करने लगा कि 200 टन गोल्ड मोदी जी ने धनतेरस के मौके पर खरीद लिया कंट्री के लिए? क्या क्या चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप बोल रहे हैं कि गोल्ड महंगा हो सकता है। मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, और समय इसलिए लगेगा क्योंकि जब थोड़ा डॉलर नीचे आना शुरू होगा। अभी क्या है कि डॉलर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक जितनी तेजी से बढ़ा है ना, उतनी ही तेजी से ये नीचे भी आएगा। तब जो है वो गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी। अभी जो बड़े निवेशक हैं वो डॉलर में ज्यादा निवेश कर रहे हैं क्योंकि तात्कालिक फायदा उसमें दिख रहा है। तो गोल्ड अभी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये ड्यू कोर्स में बढ़ना है, और भी ज्यादा बढ़ना है। क्योंकि आप ये देखिए कि पहले ही रशिया काफी गोल्ड खरीद रहा था, चीन भी गोल्ड खरीद रहा है। हो सकता है कि सऊदी अरब भी अब गोल्ड खरीदे, तो दुनिया वापस उसी आधार पर आ सकती है जिस पर पहले थी, कि गोल्ड जो था, जिसको हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड, तो गोल्ड हम्म। स्टैंडर्ड पे वापस आ सकती है। कि अब जो जो हमारे करेंसीज हैं, जो हमारी फियाट है, वो फियाट की वैल्यू लिंक्ड होगी गोल्ड से। जो कि डॉलर को इन्होंने, पहले डॉलर भी लिंक्ड था बतौर फिएट करेंसी गोल्ड से, उसको इन्होंने हटाया। और फिर उसके बाद, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, कि सऊदी अरब से जिस तरह से पैक्ट हुआ कि वो डॉलर में ही पेट्रोल देंगे, तो डॉलर को काफी स्टेबिलिटी और ग्लोबलाइजेशन मिला उससे। लेकिन अब जो है वो दुनिया ऊब गई है एक तरह से डॉलर से, क्योंकि मिसयूज ऑफ डॉलर ज्यादा हुआ है, वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर ज्यादा हुआ है, सैंक्शन से ओवर किलिंग ज्यादा हुई है। और आप ये भी देखिए ना कि केवल अमेरिका के अंदर यदि उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो फेडरल रिजर्व लगातार वहां ब्याज की दर बढ़ाता जा रहा है, उससे हो ये रहा है कि दुनिया भर का डॉलर निकल के अमेरिका जा रहा है। उससे दुनिया भर की मुद्राएं, अधिकांश मुद्राएं जो हैं वो नीचे जा रही हैं, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो उससे इन्फ्लेशन जो जनरेट हो रहा है आर्टिफिशियली, मतलब कुछ व्यवहार वहां पर हो रहा है उनके इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, और पूरे दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन। ये कब तक चलेगा और दुनिया कब तक झेलेगी इस चीज को? तो कहीं ना कहीं चीजें उस दिशा में भी जाती हुई मुझे नजर आती हैं। सरकार का कोई ऐसा स्टेटेड गोल नहीं है, लेकिन दुनिया भर के देश जो हैं वो आत्मनिर्भर बनने के लिए, और हम तो बोलते ही आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात, तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोल्ड के रिजर्व जो हैं, जिसको बुलियन रिजर्व जो कहते हैं, इसमें गोल्ड प्राइमरी रिजर्व होता है, वो इकट्ठे कर रहे हैं। और हो सकता है कि इवेंचुअली आप ये भी देखिए कि हिंदुस्तान का 15 से 20% तक का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू जो मुद्रा है हमारी, वो गोल्ड के फॉर्म में हो। ये भी संभावना को आप नकार नहीं सकते, समय लगेगा, लेकिन वो भी हो सकता है। और मैं तो ये भी कहता हूं आगे, थोड़ा सऊदी अरब के ऊपर भी वॉच रखें, कि यदि ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जाते होंगे तो आपको बड़ी मात्रा में सोना खरीदेंगे। जैसे हमने रूस को देखा, जैसे हमने चीन को देखा, तो ये सब चीजें दुनिया में चलती जा रही हैं। एक छोटी सी चीज जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि कल मुझसे एक छोटी गलती हुई थी, उसका सुधार कई बार हो जाता है बोलने में। मैंने कहा था
कि यदि सऊदी अरब या किसी भी देश की जो बॉन्ड्स हैं या बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स, अमेरिका जब्त कर लेता है, फ्रीज कर लेता है, तो फिर क्या होगा कि जो डॉलर है वो दूसरी कंट्रीज में भी लाइन लग जाएगी ट्रेजरी बिल बेचने की, और ऐसी स्थिति परिस्थिति में डॉलर कमजोर होगा। बल्कि इसके इफेक्ट दूसरे हो सकते हैं। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, क्योंकि कई बार यूपीएससी के बच्चे भी हम लोगों को देखते हैं, इसलिए मैं स्पष्ट करता हूं। तो जब हम इकोनॉमिस्ट की बात करें, थोड़ी वेरीफाई कर लें उसको, उससे उल्टा ये होगा कि वहां इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ेगा। आप इस चीज को समझिए, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं, अब हिंदुस्तान भी अपने जो गोल्ड का भंडारण है उसमें इजाफा करना चाहता है, और मुझे अच्छी दिशा में चीजें जाती दिख रही है। देखिए रोहित भाई, मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान जो है, अभी मुझे संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ अनकरीब होगा। अभी तो नहीं दिख रही कि आपको बोलता है इमीडिएट, जो लोग बोलते हैं ना, इवन जो बाइडेन ने कहा था कि अर्मेडोगन हो जाएगा। अरे भाई साहब, कहाँ का अर्मेडोगन होने वाला है? अगर रशिया कुछ न्यूक्लियर यूज भी करता है यूक्रेन के ऊपर, तो वो वन वे होगा। यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर है नहीं कि वो जवाबी हमला कर उसके ऊपर, तो अर्मेडोगन कहाँ होगा? लेकिन अर्मेडोगन वगैरह एकदम थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी कुछ नहीं हो रही है, लेकिन अनकरीब जरूर होगी, जो खेमाबंदी विश्व में चल रही है। लेकिन उस थर्ड वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान की स्थिति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाले स्विट्जरलैंड की रहेगी, कि हम हो सकता है कि निष्पक्ष रहें, अपनी तैयारी पूरी करके रखें कि कोई हमारे ऊपर नजर नहीं उठा सके, लेकिन हम अपने आप को प्रिजर्व रखें और उसके बाद एक बड़ी शक्ति बन के उभरें, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। राइट। अच्छा, एक चीज और कि ये जो हम गोल्ड खरीद रहे हैं, क्या हम फ्यूचर में ऑयल की ट्रेडिंग गोल्ड में कर सकते हैं? ऐसी बात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आई थी अरे आज से काफी टाइम पहले, और इंडिया इस पे अपनी सहमति दिखाता दिख रहा था। चाइना तो चाह ही रहा था कि डॉलर बाहर निकले गोल्ड ऑयल ट्रेडिंग से तो बेटर हो, लेकिन सद्दाम हुसैन क्यों हटाए गए कुर्सी से? उसका रीजन भी यही था कि वो ऑयल ट्रेडिंग डॉलर से हटा रहे थे, राइट? डॉलर से हटा के यूरो में चाह रहे थे, और गद्दाफी बेचारे इसी में मारे गए। तो क्या ये हो पाएगा आगे? अब फर्क ये है कि उस समय यूनिपोलर वर्ल्ड था। जब सद्दाम हुसैन को हटाया गया वो भी यूनिपोलर वर्ल्ड था, जब गद्दाफी को हटाया गया तो भी यूनिपोलर वर्ल्ड था। अब स्थितियां अलग हैं भाई साहब, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की आहट नहीं, बिल्कुल जिसको कहते हैं गूंज हमने जो देखी, वो सऊदी अरब और यूएई ने जिस तरह से अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, उसने दर्शा दिया। देखिए ये जो देश है ना, ये पूरी तरह से रॉयलिटी है, और आपको याद होंगे वो शब्द डोनाल्ड ट्रंप के, जब उन्होंने कहा था कि हमारे बिना 15 दिन भी सऊदी के किंग नहीं रह पाएंगे। अब वो किंग अलग तरह से बिहेव कर रहा है। उसका कारण है मल्टीपोलर वर्ल्ड का होना, बहुत सारे अपने अपने अलायंसेस बनना। आप देखिए कि अभी ये हमको नहीं पता, हो सकता है हिंदुस्तान से भी कुछ बात हुई हो सऊदी अरब की जरूरत पड़ने पर पहुंच सकते हैं सहायता के लिए, क्यों नहीं पहुंच सकते? राइट। सऊदी अरब से वैसे भी अच्छे रिलेशन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में तो बहुत ही अच्छे रिलेशन हो गए हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा ये बात को सोचता हूँ कि हिंदुस्तान कैसे बहुत सारे देशों का सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाएगा। राइट। मेरा तो ये भी मानना है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन। सही बात है। अच्छा, एक चीज और, कुछ मोह भ्रम होता दिख रहा है हमें यूरोपियन कंट्रीज का नेटो से आवाजें आ रही हैं, फ्रांस से कि नेटो से बाहर निकलो। खास तौर से मेरी ले पेन जो है वो तो अपना एक एजेंडा ही बना के बैठी हैं कि बाहर निकलो। नेटो से पहले भी बाहर निकल चुका है फ्रांस, अब दोबारा निकलने की बातचीत चल रहा है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका कुछ पार्ट अपने कंट्री में खर्च किया जाए ताकि जॉब्स आए। इसको किस एंगल से लेते हैं? क्या नेटो फ्रैगमेंट होता दिख रहा है, टूटता दिख रहा है?
नहीं, आप उसको रोहित भाई नेटो के फ्रेगमेंटेशन से ज्यादा ये देखिए कि फ्रांस के अंदर एक नेचुरल रेजिस्टेंस रहा है एंग्लो सेक्शंस के प्रति। मतलब उनमें एक प्यार का भी भाव रहा है और दुश्मनी का भी भाव रहा है। इंग्लैंड और फ्रांस 100 साल तक लड़े हैं। एक इतिहास है कि लगातार दोनों के बीच में दुश्मनी 100 साल तक रही है। इतनी लंबी दुश्मनी तो शायद ही कुछ ही देशों में रही हो जो इंग्लैंड और फ्रांस ने आपस में दर्शाई है। लेकिन उसके बाद हमारे सामने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उदाहरण भी है। हमने नॉर्मंडी की लैंडिंग्स भी देखी है जहां पर अमेरिकन ट्रूप ने गोलियां खाई हैं फ्रांस के लिए और अपनी जानें दी हैं। तो वो सब भी देखा है। बेसिकली वो वेस्टर्न खेमे का मुल्क है, लेकिन एक वो फ्रेंच आइडेंटिटी और फ्रेंच नेशनलिज्म जो है वो बार बार कुलाचे मारता है। और वो अपने आप देखिए, कहीं ना कहीं आप ये भी सोचिए, आज भी क्या फाइव आइज में अमेरिका और इंग्लैंड ने फ्रांस को रखा है? नहीं रखा है। क्या जापान को इतना नजदीक होने के बाद भी सिक्स आई बनाया? नहीं बनाया। तो एक एंग्लो सेक्शन डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड है, उससे ऐतराज फ्रांस को रहा है। मुझे जहां तक याद आता है कि 2005 की बात थी संभवतः, और 2005 का ये पीरियड ऐसा था जब अमेरिकन पावर बिल्कुल एज पे था, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो। तो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि, जिसके बात का मतलब है कि उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजी मीडिया है उस प्रकार का मीडिया हमारे पास नहीं है कि हम अपनी आवाज को पहुंचा सकें। उसके बाद आप देखिए फ्रांस 24 और दूसरे चैनल जो खुले और किस प्रकार से इंक्लूडिंग ऑनलाइन भी उनकी एक्टिविटी हुई। तो उसका भी कारण एक ये है कि कहीं ना कहीं एंग्लो सेक्शन से अपने आप को अलग मानना, और एंग्लो सेक्शन जिस प्रकार से चीजों को इको करके प्रेजेंट करते हैं और एक पूरा का पूरा माहौल बना देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे माहौल बनता है। माहौल बना था, व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है, व्लादिमीर पुतिन की सर्जरी होने वाली है, व्लादिमीर पुतिन मरने वाले हैं, रशिया हारने वाला है। आज देख लिया क्या किया रशिया ने। तो ये पूरा एक मीडिया में वातावरण बनता है। आप ये भी देखिए कि इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन क्या किसी भी वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिपेंडेंट, गार्जियन, ऑस्ट्रेलियन, इनमें कहीं भी आपने पढ़ा कि फ्रांस में रैलियां निकली हैं कि फ्रांस नेटो को छोड़ दे इसके लिए? क्या आपने कहीं पढ़ा ये चीज कि एंजेला मर्कल जो थी वो स्पष्ट बोल रही है कि रशिया के बिना यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं हो सकता? ये आपको जब खूब रिसर्च करेंगे ना, तो जो छोटे छोटे अखबार होते हैं उनमें आपको 10 जगह से जब वेरीफाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या आएगी। कहीं ना कहीं कुछ बड़े फ्रेंच अखबारों में आपको मिल सकती है, दूसरे अखबारों में मिल सकती है। तो 1966 में भी डी गुलिया के समय की बात करें तो फ्रांस ने अपने आप को विड्रॉ तो नहीं किया था, लेकिन विड्रॉ किया था। विड्रॉ क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो नेटो से बाहर नहीं निकला था, लेकिन उसने नेटो की यूनिफाइड कमांड, जो कि यूनिफाइड कमांड होती है, अमेरिका के अंडरगत थी, लीडरशिप में थी अमेरिका। उसके बाद डेप्यूटी के हिसाब से मान लें आप कि सेकंड स्ट्रक्चर पे ग्रेट ब्रिटेन। तो वो कि या ब्रिटिशर्स के अंदर अपनी फौजों को नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उससे विड्रॉ किया। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि यदि सोवियत यूनियन अटैक करता है तो हम दूसरे देशों को बचाएंगे। इसलिए वो नेटो में भी था। इसलिए मैं कहता हूं कि लव एंड हेट रिलेशनशिप फ्रांस का और यूएसए का रहा है। अभी आपने देखा ऑकस के समय जब पनडुब्बियों का जो कॉन्ट्रैक्ट था ऑस्ट्रेलिया को जो देनी थी, फ्रांस से छीन लिया और ब्रिटेन और अमेरिका ने हजम कर लिया। तो फ्रांस की तरफ से क्या बात आई थी कि इन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। तो इस प्रकार का लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए रोहित भाई कि जिस प्रकार से फ्रांस में लाइफ स्टाइल है लोगों की, और जिस प्रकार से गैस की कीमतें बढ़ती जा रही है, और आप ये मत भूलिए कि यूरोप का जो लाइफ स्टाइल रहा है पिछले 20-25 सालों में, वो बना है बेसिकली रशिया से जो सस्ता ऑयल और सस्ती गैस की वजह से। और दुनिया में मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास होती है। आपके घर में 10,000 रुपए बिजली का बिल आता है इस महीने, और अगले महीने 2 लाख का बिल आ जाएगा, तो आप कैसे भरोगे? यही स्थिति हो रही है पूरे के पूरे यूरोप में कि
कि विंटर सामने खड़ी है, वो कई गुना ज्यादा महंगी गैस आ रही है। तो अब लोग जो है सड़क पर आ रहे हैं। और जब मरीन ले पेन, देखिए फ्रांस में बेसिकली दो ही चेहरे हैं पॉलिटिक्स के, एक है इमेनुअल मैक्रोन जो कि सेंट्रिस्ट है, और दूसरी है राइट विंगर, एक्सट्रीम राइट विंगर भी कह सकते हो उनको, मरीन ले पेन। मरीन ले पेन ने अपने इलेक्शन में यह बात की थी कि हम नेटो से निकल जाए, तो मतलब वो मुद्दा तो बन चुका है और एक बहुत बड़ा वर्ग उससे सहमत है जब उनकी नेता बोल रही है। तो इमेनुअल मैक्रोन के लिए भी इतना आसान नहीं है। अब वो कितनी बातें करें, छुपाते रहें, लेकिन ये हालात तो हैं। कई बार फ्रांस में आता है जैसे ब्रेक्सिट हुआ, ऐसा क्यों नहीं फ्रेक्सिट हो जाए। दूसरा आप ये भी देखिए, बीच में उन्होंने कहा था मरीन ले पेन ने कि नेटो को और रशिया को साथ मिलकर काम करना चाहिए। फ्रांस से लगा हुआ है इटली में जो राइट विंग गवर्नमेंट बनी है उसके क्या स्टैंड है। वो तो महिला जो थी वो तो रशिया की और पुतिन की बिल्कुल फैन है। इसी प्रकार से आप हंगरी में देखिए विक्टर ऑर्बन अपने आप में जो है वो फैन है पुतिन के। तो कहाँ नेटो एक है, कहाँ यूरोपियन यूनियन एक है। अब ये बात अलग है कि जो इंग्लिश मीडिया है उसकी गूंज और अनुगूंज बहुत होती है। तो हमको गूंज, उन लोगों को वेस्ट में गूंज सुनाई देती है और हमको अनुगूंज सुनाई देती है। इस गूंज और अनुगूंज के बीच में आपको खबर को चयन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बिटवीन द लाइंस क्या है, तो ये कब कौन सी चीज लिखते हैं और कब कौन सी चीज ढकते हैं। सही सही। अच्छा, ये जो आवाजें उठ रही हैं यूरोप के अंदर से कि नेटो से एग्जिट किया जाए, इससे क्या आपको लग रहा है कि नेटो टूटा तो पूरे यूरोप की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है? देखिए आप ये बताइए मुझको कि क्या रशिया फ्रांस के ऊपर अटैक कर रहा है? नहीं 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 नहीं, रशिया फ्रांस पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो फ्रेंच जर्मन राइवलरी और ब्रिटेन फ्रांस राइवलरी, ये दोनों तो भी तो स्टार्ट हो सकती है दोबारा। मैं तो ये बात हमेशा कहता रहा हूं कि जिस दिन नेटो टूटा उस दिन यूरोपियन यूनियन भी टूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यूरोप के जो देश हैं वो सुदूर बैठे अमेरिका की हेजेमनी को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे की हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये तो समस्याएं हैं। लेकिन एक बात ये भी सोचिए कि नेटो के नाम पे जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, और ये देश क्यों एक्सपेंड करें। अपने जीडीपी का अगर 2-2% की बात होती है स्पेंड करने की, आप मुझे बताइए फ्रांस को इतना स्पेंड करने की क्या जरूरत है। उसका ऐसा कोई बड़ा दुश्मन नहीं बैठा है वहां पर। आयरलैंड को स्पेंड करने की जरूरत है नहीं। क्या? नॉर्वे को स्पेंड करने की जरूरत है क्या? लग्जमबर्ग को स्पेंड है? तो ये क्यों हो रहा है स्पेंडिंग? ये तो अमेरिका की हेजेमनी को बरकरार करने के लिए और अमेरिका की आर्मामेंट्स की कंपनी को चलाने के लिए। तो क्या ये दिमाग नहीं सोचते होंगे? लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं, उनकी बहुत सारी मजबूरियां इस प्रकार की हैं कि वहां पर भी बहुत सारे अमेरिकन ट्रूप बैठे हुए हैं, विशेषकर जर्मनी में। तो किसी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं साहब, जिसकी वजह से काम होते हैं। क्या ये पुरानी राइवलरीज दोबारा स्टार्ट हो सकती है? हम लोग एक एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का यूरोप दोबारा देख सकते हैं अभी आगे आने वाले कुछ टाइम पे, या आपको नेटो टूटता हुआ नहीं दिख रहा? ऐसी आवाजें आती रहेंगी, लेकिन नेटो टूटेगा नहीं, क्योंकि नेटो एक अम्ब्रेला तो है, और एक ऐसा अम्ब्रेला है जो कि सारे सारे यूरोप को एक सिक्योरिटी देता है। ना रशिया, ना इंडिया, ना चाइना, कोई भी। अभी हाल में वो रिसेंटली ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन के पास पहुंच गई थी चाइनीज सबमरीन्स, तो ब्रिटेन के पास उनको भगाने का कोई तरीका नहीं था। नेटो से गुहार लगाई गई और नेटो के शिप्स पहुंचे और तब भगाई गई। एक सिक्योरिटी भी तो मिलती है साथ में। नहीं देखिए, इसके ऊपर इमेनुअल मैक्रोन जो बार बार बात करते हैं और अपना लक्ष्य मान के चलते हैं कि यूरोपियन यूनियन ही अपना स्ट्रक्चर इतना प्रबल कर दे आर्मीज का और अपने डिफेंस का। क्योंकि मत भूलिए कि ये यूरोप के ज्यादातर देश, चाहे वो स्वीडन हो यूरोपियन यूनियन का, चाहे फिर फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं।
तो जो फ्रांस बार बार चाहता है कि ईयू का खुद का, यूरोपियन यूनियन का खुद का मिलिट्री स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो कि उनको नेटो की छतरी की जरूरत नहीं पड़े, और अगर ये होता है तो वो बहुत बड़ी छतरी अपने आप में बन सकती है बिना किसी वॉर में इन्वॉल्व हुए। देखिए आप समझिए कि नेटो में इन्वॉल्व रहना मतलब फिर आपको अफगानिस्तान में भी ट्रूप भेजने हैं, तो अलग कल से हो सकता है कि इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ भी भेजने हैं। तो इन देशों को, इन छोटे छोटे देशों को वो सब करने की जरूरत नहीं है। और यूरोप के देश जो हैं, देखिए हमारे यहाँ पर हम कई बार बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर की और इन सब चीजों की, क्योंकि हमने कभी देखे नहीं है। इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भोगा है, ये समझते हैं कि वॉर की त्रासदी क्या होती है, तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। और आप ये भी, रशिया का तो एक भूत बना रखा है, स्पेक्टर बना रखा है रशिया का, कि वो इस भूत आके खा जाएगा ताकि आर्म्स एंड एम्यूनिशन बिकते रहे, वरना रशिया को वेस्टर्न यूरोप को अटैक तो करना नहीं है। जो था उसको टॉपिक पे आ जाऊंगा 2 मिनट के लिए, चाइना। आप ये देखिए ना कि आज जो देश चाइना में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं प्रमुखता से वेस्टर्न देश, आप ये बताइए, आज ये खूब बात भी हुई थी कि यूएनएचआरसी में हिंदुस्तान ने चीन का विरोध में वोट क्यों नहीं दिया। ये वही देश है ना जो 80 के दशक के बाद एक दूध देती गाय की तरह चीन को देख रहे थे कि वहां पे काफी सस्ता माल बनता है, काफी पैसा कमा सकते हैं। उस समय जो कुछ भी एट्रोसिटीज होती थी, उस समय भी वो बिल्कुल डिक्टेटरशिप थी, बिल्कुल कम्युनिज्म था वहां, कोई उस समय भी कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। उस समय भी फॉलुंगोंग के साथ जो हुआ था, उस समय भी शिनजियांग में चल ही रहा था, उस समय भी तिब्बत में जो हुआ था, उसके ऊपर तो आंख बंद करके बैठे थे। अब वो डायमंड स्क्वायर जो हुआ था कुछ महीनों के अंदर सेंटर हटा लिए थे। अब जब वो एक कॉम्पिटिटर और इनका राइवल बन के उठ रहा है तो इनको ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स जो है ना साहब, दुनिया में बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स शील्ड की तरह यूज होती है अपने राजनीतिक हित सिद्धि के लिए, वो वेस्ट करता है। नहीं तो इनका भी मुझे मुझे अमेरिका का और वेस्ट का भी कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं दिखा ह्यूमन राइट्स पे। जिस तरीके की शूटिंग हो रही है अमेरिका में और जिस तरीके के अभी वीडियोस आ रहे हैं, नहीं देखिए, शूटिंग जो है वो एक अलग चीज है, वो डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वो ह्यूमन राइट का इशू नहीं है। वो पुलिस वाले ने शूटिंग की थी जो अभी आया है सामने, वो बर्गर खा रहा था कार के अंदर बैठ के, वो ठीक है एक आध जगह पर, लेकिन मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ, ब्लैक वाटर्स क्या है ब्लैक वाटर्स? अच्छा ठीक है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, उसके जो हेड हैं, उसके मालिक ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जब थी और उनके एनएसए क्या नाम था, मैं एकदम भूल रहा हूँ, बड़ी बड़ी मूछ वाले, जिसको मैड डॉग कहा जाता था, और बाद में उस मैड डॉग को तो खुद ट्रंप ने हटा दिया था, वो बाद में ट्रंप के खिलाफ बोलने लगा था वो। तो उसके जमाने में बाकायदा ब्लैक वाटर्स के चीफ ने, मालिक ने सरकार को लेटर लिखा था कि अमेरिका चाहे तो अफगानिस्तान को छोड़ दे, हम संभाल लेंगे बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका पूरे अफगानिस्तान को। जिस प्रकार से वॉइस रॉय, भाई महारानी का वॉइस रॉय, महाराज का वॉइस रॉय हिंदुस्तान को मैनेज करता था ग्रेट ब्रिटेन के लिए, ऐसे ब्लैक वाटर्स मैनेज करेगा अफगानिस्तान को। ये ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है इन लोगों के, और उनके जो एनएसए थे वो उसके पक्ष में थे कि आप ये कर लो। क्या नाम था, नेट पे देख सकते हैं? हाँ मैं देख के बता रहा हूँ, जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन उसके पक्ष में थे। उसको मतलब डोनाल्ड ट्रंप को भी मैं मानता हूं कि वो भी वॉरमोंगर थे, लेकिन जिस आदमी, डोनाल्ड ट्रंप जिस व्यक्ति को वॉरमोंगर कहे वो हटा दे, उसके बारे में क्या कहेंगे? और वो आदमी ऐसा था अमेरिका का। राइट बहुत बहुत डीप डिस्कशन था, बहुत डीप डिस्कशन था। इतना डीप डिस्कशन अमूमन मैं करता नहीं हूँ, एक पॉइंट पे स्टिक रहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा इस तरीके का डिस्कशन था जो कि कई मुद्दों से जुड़ा था। मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक होमवर्क देके जा रहा हूँ। डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आर्कीव है एनएसए यूएसए की, उसपे अब बांग्लादेश वॉर के समय हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या बातें की गई थी यूएस में, उनको पढ़े।
वो कहानी मैंने भी पढ़ी है। खैर एनीवेज, इतना डीप डिस्कशन जो होता है वो एक बार में किया नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, कि इतना डीप डिस्कशन नहीं होना चाहिए। शैलो डिस्कशन एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट तक रहे हम लोग, बहुत सारे मुख्तलिफ पॉइंट्स हम लोग टच करेंगे। खैर आपकी नॉलेज अपार है, इसमें कोई शक नहीं। और इंडिया से लेके शुरू होती है और वहां कोसोवो पे जाके खत्म नहीं होती, आगे जाने की तैयारी करती है। थैंक्स अ लॉट गुलरेज शेख। उम्मीद है आपके साथ एक और डिस्कशन जल्दी करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।